से करेंगे वार्ता। दिल्ली के पांडव नगर में डिलीवरी बॉय की हत्या, विवाद के बाद धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात उत्तर प्रदेश के बेहद ही अहम मुद्दे पर, क्योंकि सियासत गर्म हो चुकी है। जहां राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए मौर्य ने इसे बदलते अर्थों वाला राजनीतिक हथियार बताया है। उनका कहना है कि पीडीए का मतलब समय और सुविधा के अनुसार बदला जाता है। कभी पी पिछड़ा होता है तो कभी पंडित, कभी ये अगड़ा बनता है तो कभी अल्पसंख्यक, और अब डी को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कभी वह दलित होता है तो कभी डिंपल यादव। इस बयान के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या पीडीए वाकई सामाजिक न्याय का मॉडल है या फिर वोट बैंक की राजनीति का नया फॉर्मूला। और इसी मुद्दे पर आज की बड़ी सियासी बहस हम करेंगे। कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे, जानने का प्रयास, क्योंकि इससे पहले बीजेपी भी लगातार पीडीए फॉर्मूले को लेकर घेरती रही है समाजवादी पार्टी को, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी घेरते हुए नजर आए हैं। तो विपक्ष का भी पीडीए शोषण का मुरब्बा है। जो खुद पीडीए का अर्थ नहीं समझता वो पीडीए की बात क्या करेगा। अखिलेश यादव जी पीडीए का अर्थ अपनी शुद्ध अनुसार बताते हैं। कभी पिछड़ा बताएंगे, कभी पंडित बता देंगे। डी का मतलब कभी दलित बताएंगे तो कभी डिंपल यादव को बता देंगे। ए का मतलब कभी अगड़ा बता देंगे तो कभी अल्पसंख्यक बता देंगे। वो पीडीए का अर्थ अपने मुताबिक समय समय पर बदलते रहते हैं, नया नया परिभाषा करते रहते हैं। इसलिए पीडीए भी एक धोखा है। तो देखिए, पीडीए फॉर्मूला यानी कि जो कहा जाता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला लेकर आई समाजवादी पार्टी, इस पर समय समय पर राजनीति उत्तर प्रदेश की गरमाई है। कभी इसे भाजपा ने निशाने पर लिया है और कहा है कि इससे कोई सरोकार है नहीं, बस कहने को पीडीए बना दिया है। सबसे ज्यादा शोषित इस वर्ग को समाजवादी पार्टी ने किया, इस तरीके के आरोप लगते हैं। तो वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये कह दिया है कि ये जो फॉर्मूला है वो समय समय पर बदलता रहता है। तंज कसते हुए वो कहते हैं कि डी कभी दलित हो जाता है तो कभी डिंपल यादव हो जाता है, ए कभी अगड़ा हो जाता है तो कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, पी को लेकर वो कह रहे हैं कि किस तरीके से ये समय समय पर बदलता रहता है, कभी पंडित हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है। तो आखिर जिस तरीके से इस फॉर्मूले पर बड़े सवाल है, समाजवादी पार्टी के पास क्या तर्क इसको लेकर, यही जानने का प्रयास इस बहस में। और क्योंकि ये फॉर्मूला देखिए सियासी तौर पर फायदा कहीं ना कहीं पहुंचाया 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को, ऐसे में वाकई ये जो फॉर्मूला है वो सामाजिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, या फिर महज ये चुनावी फॉर्मूला है, राजनीति का एक तंत्र है, यही जानने का प्रयास और इसी पर खास चर्चा। तो पीडीए सामाजिक न्याय या फिर सियासी जुमला, आज इसी पर बहस, क्योंकि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने आपको बाइट भी सुनाई और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से अपनी सुविधा और समय के अनुसार समाजवादी पार्टी जो है इस फॉर्मूले में बदलाव करती रहती है। कभी इसे पंडित, पी को पंडित कहती है, कभी पिछड़ा कह देती है, कभी डी को डिंपल यादव कह देती है, कभी दलित कह देती है, ए को कभी अगड़ा, कभी अल्पसंख्यक कह देती है। तो आखिर मायनों में असली परिभाषा पीडीए की समाजवादी पार्टी की नजर में आखिर है क्या, यही समझेंगे इस चर्चा में। और क्या ये जमीनी तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्या उसमें महत्वपूर्ण किरदार ये फॉर्मूला निभा रहा है, इस पर भी बहस होगी, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले ही सियासी रणभूमि तैयार की जा रही है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से। और इस रणभूमि में इससे पहले कि राजनीतिक दल अपने अपने वादों का दौर शुरू करें, उससे पहले ये जो पीडीए फॉर्मूला अपनाया गया 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भी, आखिर वो कितना कारगर है और क्यों कारगर है, ये नब्ज भी टटोलने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे।
तो देखिए, पीडीए वोट बैंक का कोई फॉर्मूला तो नहीं है महज। इसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह समय समय पर खड़ा होता है। पहले बीजेपी इसको लेकर घेरती है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता कहते हैं कि ये सिर्फ जुमला है समाजवादी पार्टी का चुनावी। और ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर निशाना साध दिया है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शशिलेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शशिलेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दिनेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और तुरत जैदी, नेता बीजेपी के, अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे। शुरुआत शशिलेंद्र यादव जी आप ही के साथ। आखिर पीडीए फॉर्मूला है क्या? इसकी परिभाषा समाजवादी पार्टी क्या समझती है? देखिए, पीडीए जो मान्यवर कांशीराम जी ने इस देश में सामाजिक न्याय परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और उसको माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आगे लेके चले, तो जो उन्होंने नारा दिया था, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का निर्माण किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होता है, उसको निरंकुश लगाने के लिए और देश की विभिन्न संस्थाओं में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का भागीदारी करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का निर्माण किया। ठीक है, पीडीए का फॉर्मूला आप यही बता रहे हैं ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक? देखिए, पीडीए से तात्पर्य पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है, लेकिन दलित, अल्पसंख्यक या जो भी व्यक्ति समाज में पीड़ित, दुखित, अगड़ा है, वो भी पीडीए की श्रेणी में आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना शशिलेंद्र जी? उन्होंने कहा है कभी आपके लिए पी कभी पंडित हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है, डी कभी डिंपल यादव, कभी दलित हो जाता है, और ए कभी अगड़ा, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है। तो ये क्या आप लोग समय और सुविधा के हिसाब से इस फॉर्मूले में बदलाव करते हैं क्या? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते होते और जिन्होंने इस देश में सामाजिक न्याय परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, मान्यवर कांशीराम जी ने जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने का काम किया, अगर उनके आदर्शों को मानते होते तो 2016 में भारतीय जनता पार्टी में ये कतई न जाते, ये किसी दूसरे दल में जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी बहुजनों की बात नहीं करती। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी राजनीतिक लेकिन आपकी पार्टी में भी तो थे ना, 24 में उन्होंने इस्तीफा दिया, 24 तक तो थे। भाई, हमारी पार्टी ने तो उनको चुनाव हारने के बाद भी विधान परिषद भेजने का काम किया। ठीक है, लेकिन ठीक है। चलिए दिनेश शर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये समय समय पर जिस तरीके से पीडीए को लेकर उबाल आता है, आखिर में पीडीए है क्या? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में काम ग्राउंड जीरो पर बेहतरीन किया इसने समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन आखिर ये फॉर्मूला क्या केवल एक चुनावी जुमला है? क्योंकि इसे बीजेपी भी कभी कभी चुनावी जुमला कहती है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसे कह रहे हैं कि ये कन्वीनियंस के हिसाब से समाजवादी पार्टी इसकी परिभाषा बदलती रहती है। जी, इसको थोड़ा सा हमको बैक में जाना पड़ेगा। पीडीए की जो आपने पीडीए के बारे में जो आपने बोला है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर देश के बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनेता अगर वो इस थीम को कहते हो कि पीडीए ने लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी को सफलता दिलाई, तो मैं उसको नहीं मानता। इसको मैं कई बार बोल चुका हूं और मैंने इसका प्रयोग देखा। बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर पीडीए किसी काम नहीं आया। वहां पर 200 सीटें जीत कर ले गई, एनडीए जीत कर ले गया, नंबर 1 जी। नंबर 2, क्या आप समझती हैं कि मायावती के रहते दलित समाज पीडीए को चला जाएगा? दलित समाज मायावती को नहीं छोड़ सकता। कुछ स्थानीय अपवादों को छोड़कर वो कहीं अपनी राजनीतिक स्थितियों को जरूर इधर उधर कर रहा है, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद जो मायावती की हत्या के लिए रचा गया था, उसके बाद दलित समाज समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह परिवार को तो बात भी नहीं छोड़ना चाहता है, बाकी तो छोड़िए आप।
तो जहां दलित समाज नहीं है वहां पीडीए की क्या हैसियत रही। सच्चाई ये थी कि मेरा जो उसमें विश्लेषण था वो ये था कि लोकसभा चुनाव में जो 8,500 रुपए का फार्मूला चलाया गया था, जो दांव चलाया गया था, उसकी चपेट में बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत सारी महिलाएं आई थी कि 8,500 रुपए महीना मिला करेगा। तो मुझे बताइए इस लालच में कौन नहीं आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब वो जीत गए और अगर वो फार्मूला सही साबित हुआ पीडीए का, तो दिल्ली में क्यों नहीं सफलता मिली, हरियाणा में क्यों नहीं सफलता मिली, महाराष्ट्र में क्यों नहीं सफलता मिली? कई विश्लेषणकर्ता इस बात पर कभी कभी दबाव करने लगते हैं। दिनेश जी तो फिर ये बताइए कि ये जो पीडीए की बार बार बात समाजवादी पार्टी की ओर से की जाती है, असल मायनों में पीडीए का हितैषी है भी समाजवादी पार्टी की नहीं, क्या लगता है अभी? हाँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली बात तो 2027 के चुनाव में इस पीडीए का पहला परिणाम आएगा और मेरा विश्लेषण ये कहता है समाजवादी पार्टी भूल जाए। 27 सीटें भी आएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी, नंबर 1। नंबर 2, स्वामी प्रसाद मौर्य 70 घाट का पानी पी चुके हैं। वो एक भरोसेमंद राजनेता नहीं है। वो अपनी लड़की को नहीं जिता पाए, वो खुद नहीं जिता पाए। उन्होंने कई राजनीतिक दल भी बनाए, वो प्रयोग भी उनका विफल हो चुका है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा फार्मूला है जिसमें पीडीए ये कहता है कि हम जो है 27 में बहुत अच्छी तरह जीत कर आएंगे या हम किसी का विकल्प बन जाएंगे। हम नहीं इस बात को मानते। ठीक है शशिलेंद्र जी, सभी खंड तो कहते हैं। ठीक है, अब पीडीए का फॉर्मूला देखिए, क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से समय समय पर जो सियासी उबाल है वो उसको भापते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फॉर्मूले में आप लोग को या तो थोड़ा सा आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, कुछ अमेंड करना पड़ेगा, या इसी फॉर्मूले के साथ 27 में जाएंगे। देखिए उन्नति जी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए बनाया है, हमने पहले भी कहा था ये वही पीडीए है जो मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज की बात की थी। उन्होंने कहा था जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नारा दे रहे हैं जो पीडीए की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसका उदाहरण आपने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया। अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती तो आप देख लीजिए जो कानून दलित और पिछड़ों के विरोध में थे वो सब ये पारित कर देते। देखिए किस तरीके से अयोध्या जो श्री राम भगवान की जन्मभूमि है, अयोध्या से शान सीट पे अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया और अवधेश प्रसाद जी वहां से सांसद जीत के आए। और 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के काम किए, उन्हीं को लेके हम लोग 2027 में जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश और प्रदेश में है तब से आप देखिए दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। भाई किसी दूसरी जात का नहीं कर सकता। आप ये जो पीडीए का फॉर्मूला लाए, इसके बाद तो आप पर प्रहार और ज्यादा तेज हो गए कि आप लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन आपने पीडीए का नारा दे दिया। तो आपको लगता है कि 27 में इसी को कंटिन्यू करना आपके फायदे में रहेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे बहुत अच्छे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अमृतकाल, एक दिन हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। भाई ये बात तो सबका साथ सबके विकास की करते हैं, लेकिन आप बताइए इस देश में 45 विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 45 में 38 सिर्फ एक समाज के लोग हैं, जिसमें से एक एससी, एक एसटी और 5 ओबीसी हैं। ये लोग कहाँ भागीदारी दे रहे हैं? बताइए कितने मंत्री एससी समाज के हैं, कितने मंत्री ओबीसी समाज के हैं? ये जो इनका संगठन आरएसएस है, ये भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस चलाता है ना, तो आरएसएस के संघ संचालक कितने एससी बैकवर्ड इन्होंने बनाया? हमें बतावे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पत्रकार महोदय कि जो आरएसएस का संगठन है, इन्होंने कितने एससी और बैकवर्ड के आज तक सर संचालक बनाए। और जो मंदिर श्री राम भगवान जो हमारे लिए पूजनीय है, उनकी कमेटी में इन्होंने एसटी बैकवर्ड के सिर्फ एक लोगों को क्यों रखा? हमारी संख्या 52%। ठीक है, लेकिन शशिलेंद्र जी फिर वो भी तो आपसे सवाल कर सकते हैं कि कितने अध्यक्ष आपने दे दिए पिछड़े वर्ग से,
या फिर आपने कितने मुख्यमंत्री बना दिए? क्योंकि आप पर जातिवाद और परिवारवाद दोनों का ही आरोप लगता है। देखिए उत्तर प्रदेश जो हमारे प्रदेश दिनेश जी आ रहे आपके पास, श्यामलाल पाल जी है ना, पाल समाज से है। इससे पहले नरेश उत्तम पटेल जी थे ना, समाज से थे। हमारी पार्टी जब राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, जब अन्य प्रदेशों में चुनाव लड़ेगी, तो ऐसा थोड़ी है कि एक समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, हर समाज प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है दिनेश शर्मा जी, देखिए समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है, आप काउंटर कर लीजिएगा दिनेश जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें इस फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है कि ये जो पीडीए का फॉर्मूला है वो उनको काम कर गया 2024 के लोकसभा चुनाव में और 27 में भी इसी के साथ जाने वाले। आपको लगता है कि जमीनी हकीकत अभी भी जातिवाद, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने केवल समाजवादी पार्टी को ही नहीं बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया, और क्या यूजीसी के जो नए नियम लाए जा रहे थे वो भी इसीलिए लाए जा रहे थे ताकि इस वोट बैंक को हासिल किया जाए। तो क्या दोनों की रेस एक ही है, मंजिल एक ही है दोनों पार्टियों की? उन्नति, पहले तो ये समझ लीजिएगा, पीडीए तो स्वयं समाजवादी पार्टी ने ही विफल कर रखा है। पूरे घर के लोग, रिश्तेदार, सारे के सारे तो एमएलए एमपी बना दिया आपने, राज्यसभा में भेज दिया, कह रहे पीडीए। हमारे मित्र बैठे हैं सपा के नेता, हम क्षमा याचना के साथ कहेंगे कि ये जरूर है कि उनका वोट समाजवादी पार्टी को चला जाएगा, लेकिन इनको अपने घर के वोट की गारंटी नहीं है कि वो सपा को जाएगा या भाजपा को जाएगा। ये भी एक सच है। ठीक है, आप अपनी बात को एक धारणा के साथ रख रहे हैं, लेकिन पीडीए की स्थिति बहुत डामाडोल है। मैंने फिर कहा कि इस बार यद्यपि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी तरह से कर रही है। बहुत अच्छी स्थिति मत समझिएगा, अब से कुछ समय पहले तक एक माहौल था, लोग कह रहे थे कि 27 के अंदर सपा भाजपा आएगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन पर योगी जी की पकड़ बहुत ढीली हो चुकी है। पुलिस नंगा नाच कर रही है, डीएमएसपी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। इसका लाभ जरूर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। मैं पीडीए की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी, क्योंकि जन सामान्य के अंदर बहुत नाराजगी है, और इस हद तक नाराजगी है कि लोग अब अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। अभी यूजीसी आया, इससे पहले और कुछ ऐसी चीजें सामने आई। लेकिन दिनेश जी जरा ये भी तो समझाइए, क्योंकि फिर इस वोट बैंक पर आखिर सबकी नजरें क्यों हैं? चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, एससी एसटी ओबीसी को साधने में जुटे रहते हैं, तो ऐसा क्या आधार उत्तर प्रदेश में, समझाइए थोड़ा। भाई मुस्लिम वोटों की तो चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, वो कहीं भी जाए, वो तो पहले से बीजेपी कहती है, बीजेपी इनको टिकट भी नहीं देती है। अब बात आती है यादव समाज की, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में मौजूद है। तो पिछले इलेक्शन में जो भी कुछ हुआ है, आप ये मत भूलिए कि यादव समाज एक मार्शल कौम है, एक जागरूक कौम है, ये ऐसी वैसी कौम नहीं है, और इसका भी अपना एक देशभक्ति का एक बहुत बड़ा इतिहास है। वो अखिलेश यादव जी के कहने से सीधे जनता पीडीए को चली जाएगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे यादव समाज बड़ा खुश हुआ हो। आप पिछले इतिहास उठाइए ना, यादव समाज में बीजेपी को गया था, तो हम कैसे मान लें कि ये एकजुट है। चैनल पर बैठकर अपनी बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार की चीजें, जिस प्रकार के एजेंडे चलाए हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण, अखिलेश जी हर एक छोटे बयान पर अपना बयान देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई मामूली सी कोई घटना हुई तो प्रवक्ता बाद में बोलते हैं, पहले अखिलेश जी खुद पढ़ते मैदान में। तो लोग ये भी तो देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता के अंदर एक क्वालिटी लीडरशिप है कि नहीं। अखिलेश यादव क्वालिटी लीडरशिप विकसित नहीं कर पाए, जबकि समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल सिंह यादव एक क्वालिटी लीडरशिप का आज भी उसके दावेदार हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी का इस पर जवाब, क्योंकि देखिए लगातार ये समझा जा रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर भी, यानी जो उनका कोर वोट बैंक भी है, इसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि कौन आप ही को वोट देगा, वो भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तो इसके लिए चौकन्ना है कि आप लोग की नहीं। ये जो वरिष्ठ पत्रकार जी दिनेश शर्मा जी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। देखिए एक चीज है, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाली है, सावित्रीबाई फुले जी को मानने वाली है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को मानने वाली है। अगर पीडीए समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने अगर समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की, तो पिछले लोकसभा में आपने रिजल्ट देखा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनने का काम किया। और आप जो बता रहे थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, मुस्लिम की नहीं है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति
चाहे वो जिस धर्म का हो। यह देश विविधता में एकता में देश है। यहाँ भिन्न भिन्न जात के, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग आज से नहीं आदिकाल से रहते आए हैं। आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या मुस्लिम समाज के लोगों का इस देश की आजादी और निर्माण में योगदान नहीं रहा है क्या शर्मा जी? अभी आप उत्तराखंड की घटना भूल गए क्या? आप बताइए, एक 80 साल के बुजुर्ग ने एक अपनी ड्रेसेस की दुकान पे बाबा ड्रेसेस का नाम लिख दिया, तो बजरंग दल के लोगों ने उनको मारने पीटने का काम किया, और जिस दीपक व्यक्ति ने उनको बचाने का काम किया, बजरंग दल के गुंडों ने उससे हाथापाई करने का काम किया। और आप पुलिस की बात करते हैं, पुलिस की निष्पक्षता की बात करते हैं। नहीं तो शशिलेंद्र जी, आप ये भी तो नहीं ये दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि सिर्फ नहीं, तो आप सिर्फ ये दावे के साथ कह सकते हैं कि एक विशेष वर्ग ही यहाँ पर सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब कर रहा है, कह सकते हैं आप दावे के साथ? देखिए, ये जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस से संबंधित जितने संगठन हैं, वो सिर्फ इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। ठीक है। आप 25 दिसंबर और उन लोगों का क्या जो सर तन से जुदा के नारे देते हैं, उन लोगों के खिलाफ आप कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए आप पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है, समझिए इस बात को। उनको सजा मिलनी चाहिए। अरे भाई, अभी जब यूजीसी का नियम आया था तो ये सामंती लोग कौन से नारे लगाते थे? मोदी तेरी आ रही हूँ दिनेश जी आपके पास। यूजीसी के छाती पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी की छाती पे उनने देशद्रोह का मुकदमा लगाया क्या? क्यों नहीं लगाया? नहीं, मैं तो सवाल आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपने इन लोगों को बोला कि वीएचपी और बजरंग दल किस तरीके से उन्माद का कारण है, लेकिन फिर उन लोगों का क्या जो सर तन से जुदा के नारे देते हैं, उन लोगों के खिलाफ आप नहीं बोलते हैं, इसीलिए आप लोग पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है। जो व्यक्ति चाहे जिस धर्म का हो, जो संविधान के खिलाफ बात करेगा, जो देश के खिलाफ बात करेगा, उसको सजा होनी चाहिए। ये बयान आपका होना चाहिए ऑल द टाइम, आपका बयान ये होना चाहिए ऑल द टाइम, लेकिन आप लोग को ये रिमाइंड कराना पड़ता है हम लोगों को कि भाई अगर आप एक वर्ग की बात कर रहे हैं तो दूसरे वर्ग की भी बात कीजिए, समझिए, इसीलिए आरोप लगते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी सारे वर्गों की बात करती है। हमने कब एक पक्षी बात की? आप बताइए। ठीक है दिनेश जी, आप काउंटर करना चाहते थे वो कीजिए, लेकिन साथ के साथ, क्योंकि देखिए 27 के चुनाव से पहले पीडीए का फॉर्मूला हो, मुस्लिम तुष्टीकरण हो, ये सब अभी और बहुत ज्यादा सियासत में और ज्यादा उबाल मारता हुआ आने वाले वक्त में नजर आएगा। इसका वोट बैंक पर कितना असर? जी, आप अच्छी तरह समझती होंगी कि ध्रुवीकरण एक ऐसी राजनीतिक त्रासदी है कि जिसमें कि इलेक्शन में जो मतदान है वो लास्ट मोमेंट पर इधर से उधर हो जाता है। चाहे वो बिहार का हो, लालू प्रसाद यादव का परिवार, चाहे अखिलेश यादव हो, और चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हो, या आसाम का इलेक्शन हो, सीधे सीधे ये इलेक्शन ध्रुवीकरण पर जाएगा। इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ना पीडीए रोक पाएगा, ना कांग्रेस रोक पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। जब ध्रुवीकरण होना ही है, भाजपा के पास ध्रुवीकरण के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा कोई रास्ता नहीं है। ये विकास में काम नहीं करते। इसके भारतीय जनता पार्टी यादव है का निर्माण ही धर्म में विभाजन के बाद ही समुदाय को अपना टारगेट क्यों किया? आपको और भी तो लोग थे, आप अपना यादव वोट बचाइए, यही सबसे बड़ी आपकी सफलता होगी। क्योंकि आने वाले समय मैंने पहले कहा था, समाज की बात करिए, एसटी यादव जी, मैंने पहले कहा था भाई, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मैंने पहले ही कहा था कि ये अपने ठीक है शशिलेंद्र जी, एक मिनट बस मुझे कुछ सेकंड सुनने दीजिए दिनेश जी को। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से फाइनल रिमार्क। उत्तर प्रदेश, देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत डोमिनेट करता है पॉलिटिक्स को, देश के पॉलिटिक्स को, और संयोग की बात है कि ये पहला इलेक्शन 2027 का आएगा जिसमें पीडीए की शक्ति का पता चलेगा। लेकिन पीडीए के अंदर भी परीक्षा हो जाएगी 27 के चुनाव में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ, जुनून सच दिखाने का। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप।